नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं।
तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूँ आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारत व्यापार महोत्सव 2026 भारत का पहला स्वदेशी व्यापार मेला नई दिल्ली में कैट सतना भारत का अब तक का सबसे बड़ा और पहली बार आयोजित होने वाला अपने आप में अनूठा भारतीय व्यापार एक्सपो भारत व्यापार महोत्सव 2026 1 मई से 4 मई 2026 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कैट के प्रदेश सचिव अशोक दौलतानी ने बताया कि यह महोत्सव भारत के व्यापार और उद्योग जगत में एक ऐतिहासिक एवं परिवर्तनकारी क्षण सिद्ध होगा तथा एक ही मंच पर भारतीय व्यापार विनिर्माण और सेवाओं की शक्ति, व्यापकता, विविधता और नवाचार को राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करेगा। इस मेगा प्रदर्शनी का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट द्वारा देश भर के हजारों व्यापारिक फेडरेशनों, संगठनों और चैम्बर्स के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए भारत व्यापार महोत्सव को एक समग्र भारतीय व्यापार एक्सपो के रूप में परिकल्पित किया गया, जो भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की प्रदर्शनियों के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करने जा रहा है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक व्यापार आंदोलन है। अत्याधुनिक तकनीकी के व्यापक उपयोग के साथ इस आयोजन में डिजिटल रजिस्ट्रेशन, AI आधारित बिजनेस मैच मेकिंग, स्मार्ट प्रदर्शनी लेआउट और टेक्नोलॉजी संचालित B2B नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, जिससे प्रतिभागियों को सहज और सार्थक व्यवसायिक अवसर प्राप्त होंगे। देश भर से लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को इस महोत्सव को देखने की संभावना है। महोत्सव में विभिन्न भारतीय उत्पादों के 2000 से अधिक प्रदर्शनी स्टॉल लगेंगे। प्रदेश सचिव अशोक दौलतानी ने बताया कि घरेलू एवं वैश्विक व्यापार विस्तार हेतु मजबूत B2B फोकस इस महोत्सव की मूल आत्मा है। इस मंच के माध्यम से भारतीय व्यापारी और निर्माता खरीदारों, निवेशकों और निर्यातकों, आयातकों, नीति निर्माताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों से सीधे जुड़ सकेंगे। अशोक दौलतानी ने बताया कि एक्सपो को 8 फीसद व्यापारिक जोनों में विभाजित किया गया, जो भारतीय व्यापार और उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों को समर्पित होंगे। भारत व्यापार महोत्सव की एक विशिष्ट विशेषता इसकी एंड टू एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले प्रणाली है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक उत्पाद श्रेणी को कच्चे माल से लेकर विनिर्माण, तैयार उत्पाद, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और सहायक सेवाओं सहित एक ही स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ समय की दृष्टिकोण आगंतुकों को पूरी आपूर्ति श्रृंखला का 360 डिग्री दृश्य प्रदान करेगा, जिससे साझेदारी, सोर्सिंग और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे। भारत व्यापार महोत्सव में देश के सभी राज्यों से व्यापारी, निर्माता, MSME, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमी और सेवा प्रदाता भाग लेंगे। उत्पादों के साथ साथ लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, ई-कॉमर्स समाधान, निर्यात सुविधा, डिजाइन, ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी सेवाओं का भी व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। भारत को एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के रूप में प्रस्तुत करते हुए यह महोत्सव आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की भावना को सशक्त करेगा तथा भारत को एक भरोसेमंद वैश्विक व्यापार भागीदार के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव 2026 भारतीय व्यापार की शक्ति, संभावनाओं और वैश्विक नेतृत्व का भव्य उत्सव होगा। वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर के मचे हुए कलाकारों द्वारा शानदार एवं तमाम सुंदर नाटक जिंदगी ना मिलंदी बीहर, जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। इन्हीं कलाकारों द्वारा कुछ समय पहले सतना के विट्स कॉलेज के AC ऑडिटोरियम में थोड़ो आहे थोड़े जी घुर्ज आहे नाटक का सुंदर कार्यक्रम संपन्न किया था। हाल पूरा खचाखच हाउसफुल था एवं समाज द्वारा उस कार्यक्रम को बहुत पसंद किया गया था। कार्यक्रम रविवार को दिन में अपने शहर के बीच वेंकटेश लोक मुख्तारगंज में आयोजित होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। सीट्स लिमिटेड है। संपर्क करें 9993308489 पर। असां अचूं था तव्हांजे पंहिंजे शहर सतना में रंग सिंधु इंदौर जी ख़ासि पेशकश सिंधी नाटक ज़िंदगी न मिलंदी ॿीहर। दोस्तों, हे नाटक थियण वारो आहे कजरोटा कला महोत्सव में 1 फरवरी 2026 रविवार जे ॾींहुं वेंकटेश लोक सतना में। दोस्तों, हे नाटक ज़िंदगी न मिलंदी ॿीहर, जंहिंमें असां
समझण वारा आहियूं त हे ज़िंदगी न मिलंदी ॿीहर। हिन नाटक में घणो कुछ आहे तव्हां सभिनि जे लाइ, नंढनि लाइ, वॾनि लाइ ऐं ख़ासि करे नई टहीअ जे लाइ। त मां तव्हां सभी सिंधियत जे प्रेमी, नाटक जे प्रेमियुनि खे चवंदुसि त हिन ॾींहं ते ज़रूर अचो ऐं गॾिजी करे हिन नाटक जो मज़ो वठो। त मिलूं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सूत्र सेवा बसों को लेकर सतना में अराजकता, महिला यात्रियों से अभद्रता और बस चलाने की धमकी, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल। सतना मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी अमृत योजना के अंतर्गत संचालित सूत्र सेवा बसों का संचालन रीवा सतना मार्ग पर किया जा रहा है, लेकिन जब से सतना में नया बस स्टैंड ISBS प्रारंभ हुआ है, तब से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और अराजकता का माहौल बन गया है। सूत्र सेवा बसों के लिए पृथक स्नान आरक्षित न होने के कारण निजी बस संचालकों द्वारा खुलेआम दबंगई की जा रही है। सूत्र सेवा बसों के यात्रियों एवं स्टाफ के साथ आए दिन मारपीट, जबरन बसों में चढ़ने से रोकना, महिला यात्रियों के साथ गाली गलौज तथा बसों में आग लगाने जैसी गंभीर आपराधिक धमकियां दी जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। ये घटनाएं सार्वजनिक स्थल पर घटित हो रही हैं, जिससे किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि इन घटनाओं से संबंधित वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके बावजूद जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई है। सूत्र सेवा ऑपरेटरों का कहना है कि इस समस्या को लेकर पूर्व में हुई बैठकों में भी प्रशासन को अवगत कराया गया था और बस स्टैंड परिसर में सूत्र सेवा के लिए अलग स्थान आरक्षित करने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता बनी हुई है। सूत्र सेवा से जुड़े लोगों एवं यात्रियों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में होने वाली किसी भी गंभीर दुर्घटना, हिंसक घटना अथवा जनहानि की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अब देखना यह शेष है कि प्रशासन किस बड़े हादसे के बाद जागे गए, उससे पहले अमृत योजना की इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा को बचाने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में स्कूल बसों का विशेष निरीक्षण, एक बस पर जुर्माना 18 जनवरी 2026। कोरबा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा आम नागरिकों के साथ साथ स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला परिवहन कार्यालय कोरबा द्वारा लगातार जागरूकता एवं प्रवर्तन संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में 18 जनवरी 2026 को जिला परिवहन कार्यालय परिसर में स्कूल बसों का विशेष निरीक्षण अभियान आयोजित किया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा ने बताया कि यह निरीक्षण केंद्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 71 खा व ग के अंतर्गत किया गया। अभियान के दौरान स्कूल बसों की कुल 16 बिंदुओं पर गहन जांच की गई। इसमें बस की फिटनेस, अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन दरवाजे, स्पीड गवर्नर, चालक की योग्यता व लाइसेंस, बस पर आवश्यक संकेतक, रंग रूप, स्टॉप साइन बोर्ड, फर्स्ट एड की स्थिति तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों की जांच शामिल रही। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि स्कूल में बसें पूरी तरह सुरक्षित हों और बच्चों को किसी प्रकार का जोखिम न उठाना पड़े। निरीक्षण अभियान के दौरान कुल 70 स्कूल बसों की जांच की गई। इनमें से सरस्वती शिशु मंदिर सीतामढ़ी की एक स्कूल बस में निर्धारित जांच बिंदुओं में कमी पाई गई, जिस पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा जो स्कूल बसें निरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुई, उन्हें निम्नानुसार नोटिस जारी कर शीघ्र जांच के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। इस विशेष अभियान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा के साथ सदानंद जांगड़े सहायक वर्ग 2, संजय वस्त्रकार सहायक वर्ग 2, मनोज राठौर, लखन सिंह, राम पाटले यातायात पुलिस, शत्रुघ्न, ध्रुव, बाबू, अनुपम पटेल, उड़न दस्ता प्रभारी एवं आरक्षक प्रफुल्ल सहित परिवहन विभाग का अमला उपस्थित रहा। परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन वाहन संचालकों से अपील की कि वे स्कूल बसों में सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें ताकि बच्चों को सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित की जा सके तथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं
और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ग्राम पंचायत चिलाहाटी में नववर्ष एवं कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन भव्य रूप से संपन्न। पचपेड़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चिलाहाटी स्थित रेस्ट हाउस में नववर्ष के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन का नेतृत्व विधायक दिलीप लहरिया ने किया, जिसमें 600 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक दिलीप लहरिया ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नारियल एवं गमछा भेंट कर सम्मान किया। उन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की असली ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता है, जिनके बल पर पार्टी निरंतर आगे बढ़ती है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने कार्यकर्ताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बदौलत हूँ। उन्होंने संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखने का आह्वान किया। नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भोला साहू ने सभी कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके ब्लॉक अध्यक्ष बनने से सभी का योगदान रहा है और भविष्य में भी सहयोग की आशा है। कार्यक्रम में सीपत ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र धीवर, जनपद सदस्य ज्वाला बंजारे, सरपंच संघ अध्यक्ष छवि बंजारे, सरपंच अनिल साहू, राष्ट्रीय संयोजक राहुल राय, कौशल पांडे, संतोष दुबे, साहिल मधुकर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और आगामी रणनीतियों पर चर्चा करना था, जो पूरे उत्साह और एकजुटता के साथ संपन्न हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध धान परिवहन पर की गई कार्रवाई। सख्ती 18 जनवरी 2026 कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशानुसार जिले में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु लगातार सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील सख्ती अंतर्गत ग्राम बासिन पाठ में अवैध रूप से धान का परिवहन करते हुए 100 बोरी 40 कुंटल धान सुनील पटेल के कब्जे से जब्त किया गया। संबंधित वाहन को जब्त कर सुरक्षार्थ थाना नगरदा में सुपुर्द किया गया तथा प्रकरण में निम्नानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में तहसीलदार शक्ति श्री विद्याभूषण साव, मंडी सचिव श्री प्रेम कुमार भारद्वाज एवं मंडी निरीक्षक श्री ओम गौड़ उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो ने स्पष्ट कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि के दौरान अवैध परिवहन एवं भंडारण के मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हिरौंदी में स्वर्गीय महेंद्र सिंह सोनू स्मृति अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 7वां सोपान 19 जनवरी से 21 जनवरी तक। बड़े हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी ग्राम हिरौंदी में अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 19 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है, जिसमें गृह जिले की अलावा पहरी टीमें उत्तराखंड, बनारस, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, आजमगढ़, प्रयागराज, हरियाणा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शामिल हो रही हैं, जिसमें समस्त खेल बंधुओं से आग्रह है कि वह वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आनंद उठाएं। यह मैच हिरौंदी बस स्टैंड में आयोजित होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जांजगीर चांपा 18 जनवरी 2026 जिले में चावल के अवैध परिवहन की सूचना पर कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबी के निर्देशानुसार राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सघन जांच एवं छापेमार कार्रवाई की गई। जिला खाद्य अधिकारी श्री कौशल साहू ने बताया कि 17 जनवरी को केरा स्थित राइस मिल से चावल के अवैध परिवहन की सूचना पर राजा चौक नवागढ़ में ट्रक क्रमांक CJ 11
BK 7802 को रोका गया। जांच के दौरान ट्रक में 580 बोरा चावल भरा पाया गया, जिस पर विष्णु एग्रो मिलिंग इंडस्ट्रीज सिमरा का टैग लगा हुआ था। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के उल्लंघन के कारण उक्त ट्रक और उसके भरी हुई 290 क्विंटल चावल को जब्त कर पुलिस थाना नवागढ़ की अभिरक्षा में सौंपा गया। साथ ही 17 जनवरी को ही सेमरा स्थित विष्णु एग्रो मिलिंग इंडस्ट्रीज में जांच की गई। जांच में दस्तावेजों में अनियमितता एवं स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर मिल के प्रोपराइटर पंकज देवांगन के कब्जे से 92,607 बोरा धान अनुमानित मूल्य 8.51 करोड़ रुपए जब्त किया गया। प्रकरण में केरा स्थित स्वस्तिक राइस मिल की संलिप्तता पाए जाने पर 18 जनवरी 2026 को संयुक्त टीम द्वारा उक्त मिल की भी जांच की गई। इस पर मिल के पार्टनर अनुभव देवांगन के कब्जे से 62,325 बोरा धान अनुमानित मूल्य 5.73 करोड़ रुपए तथा 50 कुंटल चावल अनुमानित मूल्य 1.5 लाख रुपए जब्त किए गए। उक्त प्रकरणों में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिले में धान खरीदी का कार्य निरंतर जारी है। कलेक्टर श्री महोबे द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि धान चावल उपार्जन भंडारण एवं परिवहन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सतत उड़नदस्ता टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सतना में चोरों का आतंक, पुलिस प्रशासन मौन। खबर सतना के सिंधी कैंप स्थित TMT हॉल की है, जहां दिन दहाड़े कमलेश कुमार गुप्ता नाम के व्यक्ति की मोटरसाइकिल सुबह 10 बजे चोरी हो गई। ताला तोड़कर 2 मिनट में चोर गाड़ी सहित फरार। गाड़ी नंबर MP 19NB 9496 है। इस घटना की रिपोर्ट कोलगवा थाना में दर्ज करा दी गई। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन का हाल की चोरों को पकड़ने की कितनी मेहनत करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोरबा कटघोरा SDM द्वारा अवैध रेत उत्खनन पर की गई बड़ी कार्रवाई। एक ट्रैक्टर जब्त, अन्य के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। 18 जनवरी 2026 कोरबा SDM कटघोरा तन्मय खन्ना IS द्वारा आज जुराली घाट क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की कार्रवाई के दौरान 6-7 ट्रकों को मौके पर रेत उत्खनन करते देखा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए SDM द्वारा तत्काल राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर पहुंचकर जब्ती की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। संयुक्त टीम के पहुंचते ही अधिकांश ट्रैक्टर चालक मौके से भागने का प्रयास करने लगे। इसके बावजूद SDM तन्मय खन्ना स्वयं नदी पार कर दूसरे छोर में उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर तक पहुंचे और उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। उक्त वाहन ट्रैक्टर क्रमांक CG12BU 6784 मौके पर एक ट्रिप रेत छोड़कर भाग गया, जिसे जब्त कर थाना कटघोरा में सुपुर्द किया गया। वाहन पर अंकित श्री कृष्णा ट्रैक्टर से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि ट्रैक्टर भरत प्रजापति की स्वामित्व का है। इसके अतिरिक्त अन्य ट्रैक्टर चालक भी भागने की कोशिश में अपने मोबाइल फोन मौके पर छोड़कर फरार हो गए। इन मोबाइल फोन के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। SDM ने थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि संबंधित सभी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि अवैध रेत उत्खनन पर प्रभावी रोक लग सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चैम्बर का नवर्स मिलन कार्यक्रम संपन्न। दिनांक 18 जनवरी 2026 विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सतना द्वारा नवर्स मिलन समारोह एवं विंध्य व्यापार मेला 2025 का सफलता उत्सव आज रविवार को स्थानीय संगम बेला में दोपहर 12 बजे आयोजित किया गया। चैम्बर महामंत्री संदीप कुमार जैन ने बताया कि चैम्बर द्वारा 19 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक 11 दिवसीय 12वें विंध्य व्यापार मेले का आयोजन BTI ग्राउंड में किया गया था, जिसके अपार सफलता के बाद सतना सांसद गणेश सिंह के मुख्य आतिथ्य में नवर्स मिलन समारोह एवं व्यापार मेला सफलता उत्सव ऐतिहासिक रूप से मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर द्वारा जिन महाअनुभवों का सम्मान व्यापार मेला में नहीं हो पाया था, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।
एवं रेडीमेड वस्त्र व्यापारी संघ, जनरल मर्चेंट एसोसिएशन, प्रिंटर्स एसोसिएशन, सतना फल सब्जी व्यापारी संघ, कोठी व्यापारी संघ, उचेहरा व्यापारी संघ, जिला फल सब्जी विक्रेता संघ द्वारा उत्कर्ष कार्यों एवं मेला की ऐतिहासिक सफलता के लिए चैम्बर टीम का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री गणेश जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सांसद गणेश सिंह ने विंध्य व्यापार मेला 2025 की ऐतिहासिक सफलता के लिए आयोजन समिति को बधाई दी और कहा, यह मेला सतना को व्यापारिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेले में अन्य कई राज्यों के स्टॉल धारक भी स्टॉल लगाए थे। चैम्बर अध्यक्ष सतीश सुखेजा ने विंध्य व्यापार मेला में दिए गए सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया एवं सभी को नंबर्स की बधाई दी। कार्यक्रम में दीपक सचदेवा इवेंट्स द्वारा व स्थानीय कलाकारों ने गीत संगीत और प्रस्तुत किए, जिससे समा में रौनक बिखर गई। इस अवसर पर चैम्बर पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, स्थानीय उद्योगपतियों, व्यापारियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं शहर के प्रमुख नागरिकों ने भाग लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैहर जिले के भथवा गांव से उज्जवल मिश्रा का सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हुआ चयन। मैहर जिले के अमरपाटन ब्लॉक अंतर्गत ग्राम भथवा के निवासी रामधनी मिश्रा के बेटे शैलेश मिश्रा का चयन उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी पद पर होने से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। शैलेश मिश्रा की इस उपलब्धि को उनके कठिन परिश्रम, लगन और अनुशासन का परिणाम माना जा रहा है। उनके चयन की खबर मिलते ही परिजनों, रिश्तेदारों एवं ग्रामवासियों ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाइयां दी। इसी क्रम में ग्राम भथवा निवासी राकेश मिश्रा के छोटे पुत्र डीएसपी शैलेश मिश्रा के चचेरे छोटे भाई उज्जवल मिश्रा का मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में चयन हुआ है। यह चयन परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। दोनों युवाओं की सफलता से ग्राम भथवा एवं अमरपाटन क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों एवं समाज सेवियों ने इसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की एवं शुभकामनाएं बधाई दी। आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज चैनल सतना जिले से भागवत द्विवेदी की खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 2000 रुपए करोड़ की अनुदान राशि के अंतरण। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 कार्यक्रम का सजीव प्रसारण अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 2000 रुपए करोड़ की अनुदान राशि के अंतरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, अपर नगर आयुक्त एसके सिंह, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के चेयरमैन तथा लाभार्थियों की उपस्थिति रही। जनपद के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत नगर निगम सहित सभी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के कुल 3650 लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 1 लाख रुपए की प्रथम किस्त की अनुदान राशि की अंतरण की गई तथा प्रधानमंत्री आवास शहरी के स्वीकृत पत्र वितरित किए गए। जिलाधिकारी ने लाभार्थियों को पक्का आवास मिलने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र और प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका लक्ष्य शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र गरीब परिवारों को सुरक्षित, स्थायी और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना अंतर्गत हर गरीब पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास शहरी का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों का चयन शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट रोशनलाल पटेल, शाहजहांपुर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
पुलिस की मौजूदगी में फावड़े से किया जानलेवा हमला। दोनों पक्षों के विरुद्ध दरोगा ने दर्ज कराई रिपोर्ट। प्रतापगढ़ उदयपुर थाना क्षेत्र के चाहिन गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया। सूचना पर थाने के दरोगा नंदलाल यादव अपने हमराही के साथ मौके पर पहुंचे। इसी बीच एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर टूट पड़े और फावड़े से सिर पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मामले में दरोगा की तहरीर पर दोनों पक्षों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। बताते चले कि शनिवार दोपहर चाहिन गांव में रोड पर पाइप लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर दो पक्षों को समझाने लगी। इसी बीच प्रथम पक्ष राजेश सिंह पुत्र नागेंद्र पाल सिंह, सत्यम सिंह तथा अशोक सिंह पुत्र सुदेश सिंह पर दूसरे पक्ष के कल्लू पुत्र पंचू, लक्ष्यराज पुत्र शंकर ने हमला बोल दिया। दलित पक्ष के लोगों ने पुलिस की परवाह किए बगैर फावड़े से सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। घायलों को सीएचसी सांगीपुर ले जाया गया, जहां से विनोद सिंह के बेटे की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। रामचंद्र वर्मा, संवाददाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दहेज के लोभी पति व ससुरालियों ने विवाहिता को उतारा मौत के घाट। बिजनौर के थाना शिवाला कला क्षेत्र के ग्राम रानीपुर की रहने वाली प्रीति रानी पुत्री सुरेंद्र सिंह की शादी लगभग 10 वर्ष पूर्व थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम कुनिया खेड़ी निवासी दीपक कुमार से हुई थी। शादी के बाद प्रीति व दीपक के 2 बच्चे हुए। बेटा लगभग 8 वर्ष व बेटी 3 वर्ष की है। शादी के बाद से ही आए दिन दहेज के लिए दीपक वे उसके परिवार वाले प्रीति को आए दिन मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहते थे। कई बार प्रीति के परिवार वालों द्वारा दीपक और उसके परिवार वालों को समझाकर अपनी बेटी प्रीति को भेज दिया करते थे। कई बार नौबत यहाँ तक आ गई कि प्रीति के परिवार वालों द्वारा थाने में तहरीर देकर दीपक और उसके परिवार वालों को प्रीति को प्रताड़ित न करने और प्रीति के साथ अच्छा बर्ताव करें, इसको लेकर थाने में भी कई बार शिकायत की गई। लेकिन आखिरकार प्रीति के पति व ससुरालियों ने प्रीति को मौत के घाट उतार ही दिया और खुद जाकर थाना नूरपुर में समर्पण कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची थाना नूरपुर पुलिस ने प्रीति के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और प्रीति के परिवार के लोगों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जांच कर मुकदमा लिखने की बात कह रही है। क्या नाम है आपका? मेरा भूपेंद्र। भूपेंद्र जी, ये जो महिला की डेथ हुई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर, जब से इनकी शादी हुई है, जब 2016 से इन्हें बहुत पीड़ित किया जाता था और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और मारपीट। शादी कहाँ हुई थी और ये बेटी कहाँ की थी? गुनिया खेड़ी हुई थी और बेटी जो है ये रामपुर की है। हाँ, कितना समय हो गया था शादी को? शादी को 9 साल हो गए सर, 2016 में हुई है। बच्चे कितने थे? 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का लड़का है, 4 साल की लड़की है। जब आपको हुआ घटना क्या हुई है? घटना ये हुई है, बार बार उसे प्रताड़ित किया जाता था और कई बार बीच में मतलब उन्हें धमकी दी मारने की, घर से निकाल दिया कई बार। और हम मतलब हमारे यहाँ थाने में रिपोर्ट करी कई बार और हमारे यहाँ छोड़ देता था। हम बार बार समझा के मतलब उन्हें वहाँ छोड़ देते थे वहाँ। और वही दहेज की मांग करता था कि हर साल अपने हम पैसे देते थे उसे कि कभी भैंस लेकर आओ, कभी पैसे लेकर आओ। और लास्ट में आके कल हमें पता चला कि वो उन्होंने मार दी, मृत्यु कर दी। जब आप वहाँ पर पहुँचे, किस स्थिति में आपको आपकी बहन मिली? वो मेरे तक थी। तो किस चीज़ से मारने का जो है माना जा रहा है कि किस तरीके से? पाइजन देने परसों मारा है उन्हें, खाट से बांध के मारा है। सास ने और ससुर ने और गांव वालों ने, आसपास वालों ने बताया है। डर के मारो मतलब किसी ने हमें सूचना नहीं दी। अब आप क्या चाहते हैं? ये सख्त कार्रवाई हो। नूरपुर थाने में हमारी FIR दर्ज है। हमारी करी नहीं है, मतलब हम गए थे रात तो हमारी करी नहीं, मतलब संतुष्टि दे दी उन्होंने। कोई हमें प्रूफ नहीं दिया कि हमने कर लिया। अब क्या चाहते हैं? किसी की गिरफ्तारी करी पुलिस ने अभी तक? गिरफ्तारी उनके हस्बैंड की है, बस लड़की के सिलेंडर करा है कि जैसे हमें मारपीट ना करें आगे। सख्त कार्रवाई हो, इंसाफ मिले। क्या नाम है आपका? महिला की डेथ हुई है, वो क्या लगती थी आपकी और क्या है पूरा मामला? हमारी भतीजी लगती थी। कैसे डेथ हुई? डेथ तो साहब उन्होंने मार दी। किन्होंने? नाम बताइए। प्रीति। दीपक ने।
क्या मामला था? कब मामला शादी था वो हुई थी? और दहेज पे ही फिटकारी करते रहते, मारपीट करते रहते उसके साथ। कई बार उन्होंने भगाई भी दी मार मार कर। हमने थाने में भी रिपोर्ट करी, फिर भी वे जब फैसला करे थे तो हम भेज दिए थे। अब जब गए हम तो वहाँ हमें तो मृतक ही मिली। वो किसने सूचना दी आपको? सूचना गांव से आई थी कि अब आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं साहब हमारी कार्रवाई हो गए, उन्हें दंड मिला। रिपोर्ट वगैरह दर्ज होगी? रिपोर्ट में एप्लीकेशन लिख ली उन्होंने, FIR तो दर्ज करी। वे मारने वाले जो हैं वे थाने में अपना चले गए। मौत कैसे हुई, क्या कारण बताया? क्या कुछ पता लग पाया किस तरीके से मौत हुई है? या तो साहब उन्होंने पॉइजन दिया या मुंह दबा कर जैसे ही मारी वो मार दी। हमें तो मृतक मिली साहब। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो साहब यही चाहेंगे कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिले। क्लिप और है, चला दो। चला दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पत्नी ने मामा और सुपारी किलर के साथ पति की हत्या की। दिनांक 11 जनवरी 2026 को ग्राम मजगांव के पास हथबंद भाटापारा रेलवे लाइन के पास एक पुरुष का शव मिला। मृतक का सिर गायब था। पुलिस जांच में मृतक की पहचान गैस कुमार जोशी, पिता गोपाल जोशी, उम्र 39 वर्ष, ग्राम भोतीडीह, जिला बेमेतरा के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी कुसुम ने अपने मामा राजेश भारती और 2 सुपारी किलर दारा सिंह, करण अनंत के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोपियों ने गैस कुमार को शराब पिलाकर नशे में मारपीट की, फिर धारदार तलवार से उसका गला काटा, धड़ रेलवे लाइन पर फेंका गया और सिर को ग्राम डिक्की में दबाया गया। पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त कार, तलवार, मोबाइल एवं अन्य साक्ष्य जब्त किए। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। मजगवा थाना हथबंद में 11 तारीख को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक लाश जिसका सर धड़ से अलग है, रेलवे ट्रैक पे ये लाश की सूचना मिली थी। इनिशियली RPF ने उसको सूचित किया था और पूरे मामले की प्रारंभिक जांच में ये क्लियर हो गया था कि मर्डर का केस है और इमीडिएटली उसमें एडिशनल SP और मुख्यतः DSP KK वासनिक की अध्यक्षता में 20 लोगों की टीम गठित की गई थी मामले को देखने में और 8 दिन के कड़े प्रयासों के बाद इसमें हमको सफलता हासिल हुई है, जिसमें पूरे मामले कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का होना परिलक्षित हुआ है, जिसमें जो मृतक है गैस कुमार जोशी, जो थाना बेमेतरा का रहने वाला है, भोतीडीह गांव का, उसकी पत्नी ने जो उससे लड़ाई झगड़ा और अमानवीय व्यवहार से 1 साल से चल रहा था, तो उसने ये योजना बनाई थी कि अपने पति की हत्या करेगी और अपने मामा और जो भाटापारा का रहने वाला है और 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को उन्होंने हायर किया और घटना दिनांक को जो है ग्राम दरचुरा में पति पत्नी आए और पति को उसको आइडेंटिफाई करना हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी के साथ में उसको रेलवे ट्रैक पे इस उद्देश्य से आरोपियों के द्वारा फेंका गया था कि वो ट्रेन रनओवर का केस लगे या बॉडी अगर ट्रेन रनओवर से उसके बॉडी पार्ट्स ऐसे हो जाए कि आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाए, तो इसमें आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना एक बड़ा चैलेंज था और 100 पुलिसकर्मियों की टीम इसमें लगातार 1 हफ्ते से दिन रात मेहनत कर रही थी और इसी सफलता को देखते हुए पूरी टीम को पुरस्कृत किया गया, हायर किया गया था। उन्होंने जो है तलवार से मृतक का गला काट के और जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उसको रेलवे ट्रैक पे छोड़ा और ये जो सर था उसको दूसरे गांव में जाके, गांव डिग्गी में जाके उसको साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसको वहां पे बरी किया। ये पूरे मामले में अभी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो इसमें प्रयुक्त तलवार है और उसी के साथ में जो स्कल और मोबाइल फोन है मृतक का और उसका जूता जो मिसिंग था घटनास्थल से, उसको रिकवर किया गया। इसको ट्रायल मॉनिटरिंग में भी और फास्ट ट्रायल के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि इसमें
नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपराध के खिलाफ कांग्रेस का जबलपुर में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध प्रेस वार्ता का आयोजन। नूरपुर शहर में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जबलपुर में आम नागरिक भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हैं। लूट, चोरी, चाकूबाजी, अवैध वसूली और महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि पुलिस प्रशासन अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में विफल साबित हो रहा है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए प्रमुख आरोपों में अवैध नशे के कारोबार, जुआ सट्टा नेटवर्क को कथित संरक्षण, आम नागरिकों से अवैध वसूली, मनमाने चालान और विपक्षी कार्यकर्ताओं पर झूठे मामलों की कार्यवाही शामिल है। पिछले एक माह में शहर में कई गंभीर आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें अवैध जहरीली शराब, युवती पर चाकू हमला। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि अपराधियों के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की जाए, अवैध नशे के कारोबार पर रोक लगाई जाए और पुलिस प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की। स्पष्ट दिखता है कि पुलिस संलिप्त है। जब शहर के पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पुलिस पत्रकारों के खिलाफ साजिश कर रही है, तो आप समझ लीजिए आम जनता की क्या हालत। ये तमाम बातों को लेकर हमारा एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जो भाई का बगीचा रामलीला मैदान 30 तारीख मंगलवार को 1 बजे जुलूस के रूप में प्रारंभ होगा और एसपी ऑफिस का घेराव। तो आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन और घेराव से समस्या का समाधान हो जाएगा? धरना प्रदर्शन घेराव से अंग्रेज भागे। आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, और जब हमको आज़ादी मिली और संविधान का आर्टिकल 21 हमको जीने का अधिकार देता है, तो ये हमको अधिकार है हमें प्रोटेस्ट करने का। जब प्रोटेस्ट करने का अधिकार है तो अधिकारियों को सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो जैसे अंग्रेज भागे थे इनको भागे। वहाँ के लोगों ने इसका प्रतिकार किया, लेकिन पुलिस की अवैध शराब पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई फोकस। 19 मौत और इस शहर में कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई गंभीरता नहीं, किसी की नाक में मक्खी नहीं बैठी। ये पुलिस की कार्रवाई है। विजयनगर थाना के अंतर्गत तो पुलिस की उपस्थिति में एक ऑटो चालक का गला काट दिया था। पुलिस की उपस्थिति 2 पुलिस चौकी बनी, एक हत्या होती है और पुलिस मूल्य दर्शक बनी है। वैसे ही पत्रकार का आपको मालूम है लोग पाठक जी के साथ क्या होगा, लगा रही है और विशेष करके अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जबलपुर शहर में विधि द्वारा स्थापित शासन की जो कानून व्यवस्था होती है, आर्टिकल 21 के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से जीवन में व्यापन करने का अधिकार, भय, अराजकता के वातावरण के कारण आर्टिकल 21 का सीधा उल्लंघन हो रहा है। जहाँ आत्मरक्षा की भावना आम जनमानस में सच करके बोल रही है। कोई भी क्षेत्र हो, हत्या, चोरी, डकैती, चाकूबाजी, हफ्ता वसूली जैसे गंभीर अपराध शहर में हो रहे हैं और पुलिस इनके नियंत्रण करने में असफल है। जुआ, सट्टा, अवैध मादक पदार्थ लगा रहे, उनका कुछ नहीं था। पुलिस का काम यातायात व्यवस्था सुधारने का है, लेकिन पुलिस सिर्फ वसूली में लगी। रेट ऐसे बताती है
कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपको वो नंबर आपका धुंधला है, उसका 500-1000 हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्रेडाई इंदौर का 4 दिवसीय बहुप्रतीक्षित प्रॉपर्टी शो 23 से 26 जनवरी तक रियल एस्टेट सेक्टर की प्रतिष्ठित संस्था क्रेडाई, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंदौर चैप्टर द्वारा बहुप्रतीक्षित 4 दिवसीय प्रॉपर्टी शो का आयोजन 23 जनवरी से 24 जनवरी तक MR10 बाईपास स्थित C21 ग्राउंड पर किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में शहर सहित प्रदेश भर के 50 से अधिक नामी डेवलपर्स भाग लेंगे, जिनके 200 से अधिक रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए जाएंगे। क्रेडाई इंदौर के चेयरमैन विजय गांधी ने बताया कि प्रॉपर्टी शो में ग्राहकों की पसंद और बजट को ध्यान में रखते हुए लग्जरी और किफायती आवासीय विकल्पों की आकर्षक रेंज उपलब्ध होगी। वहीं प्रेसिडेंट संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि यह शो शहरवासियों के सपनों का घर साकार करने का एक बेहतरीन अवसर है, जहां फाइनेंस से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस वर्ष विजिटर्स के लिए QR कोड के माध्यम से निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। क्रेडाई इंदौर के सेक्रेटरी सुमित मंत्री ने बताया कि शो के दौरान हर 3 घंटे में लकी ड्रॉ के माध्यम से iPad जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही सेमिनार हॉल में विशेष कॉन्क्लेव आयोजित होंगे, जिनमें रियल एस्टेट के बदलते ट्रेंड और भविष्य की संभावनाओं पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाएगी। मैं सुमित मंत्री, सेक्रेटरी क्रेडाई इंदौर। इस बार क्रेडाई प्रॉपर्टी फेयर 4 दिन का होने जा रहा है, जो एक लॉन्ग वीकेंड पे 23 जनवरी से 26 जनवरी तक C21 स्टेट MR10 पे होने जा रहा है। ये इवेंट 1.25 लाख स्क्वायर फीट, मतलब बड़े ग्राउंड पे 1 से 1.25 लाख स्क्वायर फीट के डोम पे हम लोगों ने इस बार प्लान किया है, जिसमें शहर के सभी रेनॉल्ड बिल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस इवेंट में इस बार हमने हर तरह की सुविधाएं जो वहां पे विजिट करेगा उसके लिए हमने प्लान करी है, जैसे वैलेट पार्किंग से लेके एम्पल पार्किंग स्पेस। और इस बार मीडिया पे हमने 360 डिग्री इस इवेंट के ऊपर सबने हमको सपोर्ट किया और 360 डिग्री हमने मार्केटिंग करी है। इसमें हर बिल्डर अपने ओर से कस्टमर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आ रहा है, जो उसकी प्राइजेज है उसके अंदर एक स्पेशल ऑफर के साथ, एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये इवेंट बहुत ही अलग लेवल पे इस बार होने जा रही है। हम आपके माध्यम से सबको ये बोलना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स इसमें विजिट करें और हर 3 से 4 घंटे में जो विजिटर्स वहां विजिट करेंगे उनके लिए एक हमने iPad का लकी ड्रॉ रखा है, तो प्लीज उसका भी बेनिफिट लीजिए और इस प्रोग्राम में विजिट करें। धन्यवाद। जो है इसमें साथ दिया है हमारे इस इवेंट में, जैसा संदीप भैया ने बताया 1 लाख स्क्वायर फीट के डोम के अंदर C21 स्टेट पे 4 दिन का ये इवेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं। इस बार हमने मीडिया पे बहुत फोकस किया है, हमने चारों मतलब 360 डिग्री मीडिया पे इस बार हमने बजट रखा है। ऑनलाइन पे बहुत फोकस किया, प्रिंट मीडिया हमारा जाता ही है, व्हाट्सएप पे हम लोगों को बहुत मैक्सिमम लोगों को हम इनवाइट्स और डिटेल्स भेज रहे हैं। ऐसे ही हमने FM को पूरा इस बार से चारों FMs में हमने लिया। तो इस बार का जो इवेंट में मीडिया को हमने बहुत साथ में लिया, आपका सपोर्ट हमेशा हमारे को क्रेडाई को रहता ही है। ऐसे ही सभी बिल्डर्स इसमें बहुत बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं। इस बार एक विशेष हमने ये करा है कि हर 4 दिन में हर 2 से 3 घंटे में एक जो है iPad हम लोग जो विजिटर्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं बाय लकी ड्रॉ। तो क्या होता है कि हम हर बार कभी एक बार पूरी कार देते हैं तो वो एक ही कस्टमर को वो मिल पाती है। इस बार हमने ये करा है कि फर्स्ट डे भी हमको फर्स्ट डे से लेके 4 इवेंट सक्सेसफुल हो नहीं सकता। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इसको पब्लिसाइज करें, जिससे लोग हमारे यहाँ आए और इसको इवेंट को सक्सेस करें। विजिटर्स को हम लकी ड्रॉ के थ्रू निकालेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आएंगे और ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स को हम लोग एंटरटेन कर पाएंगे इस टाइप से लकी ड्रॉ से। साथ ही सभी बिल्डर्स इस बार बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर्स लेके आ रहे हैं इस इवेंट के अंदर। क्या है कि हमने ऐसा सोचा है कि जो बेस्ट रेट्स बिल्डर्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके, वो हमने इस बार सभी हमारे बिल्डर साथियों को रिक्वेस्ट करी है कि आप अच्छी से अच्छी स्कीम लेके आए, ताकि जो लोग क्रेडाई प्रॉपर्टी फेयर में अपनी प्रॉपर्टी बुक करते हैं उनको इसका बेनिफिट मिले। आइए रविंद्र।
हेलो, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का क्रेडाई की ओर से। ये इवेंट इस बार पिछली बार के इवेंट से मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कलेक्टर सीमा वर्मा ने किया निर्माणाधीन फ्लाईओवर का दौरा। शहर में बन रहे सभी फ्लाईओवर का किया दौरा। काम में देरी पर संबंधित ठेकेदार को लगाई फटकार। जून तक सभी फ्लाईओवर का काम पूरा करने के आदेश दिए। इंदौर के लसूड़िया चौराहा, सत्य साई और IT पार्क चौराहे पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये काम तय समय से काफी पीछे चल रहे हैं, जिसकी वजह से शहरवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार यहां जाम के हालात बन रहे हैं। ऐसे में आज कलेक्टर शिवम वर्मा ने आज इन सभी निर्माणाधीन फ्लाईओवर का दौरा किया और संबंधित ठेकेदार से चर्चा की। इस दौरान निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल सहित नगर निगम और संबंधित एजेंसी के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान काम में देर पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने संबंधित ठेकेदारों को फटकार भी लगाई। साथ ही निर्देश दिए कि जून तक सभी फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाना चाहिए। इसके अलावा निर्माण के दौरान सर्विस रोड या वैकल्पिक मार्ग को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही काम के दौरान धूल से न उड़े, इसके लिए भी सावधानी बरतने के आदेश दिए। अब देखना होगा कि कलेक्टर के आदेश के बाद जून माह तक फ्लाईओवर का काम पूरा हो पाता है या नहीं। देखिए, जो हमारे 4 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर बन रहे हैं उनके निर्माणों की समीक्षा की गई है और इसमें जो कि सभी लोग, हमारे ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम प्रशासन, जो MPRDC जो एजेंसी इसको बना रही है, तो इन सभी जो फ्लाईओवर का निर्माण है उसकी समीक्षा की गई है। हमने देवास नाका, मूसा खेड़ी, सत्य साई और अपना क्रिस्टल IT पार्क, इन सभी फ्लाईओवर्स की समीक्षा की गई है और जो भी यहाँ पे बाधा आ रही हैं उनको किस प्रकार से समय सीमा में हटाया जाए, इसके लिए बात की गई है। चूँकि ये सभी निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण है और लगभग जून तक ये सभी काम जो है इनकी समय सीमा रहेगी काम पूर्ण होने की। तो इस दौरान हमारे जो यात्री, जो नागरिक हैं, उनको कम से कम असुविधा हो, इसके लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। कैसे, किस प्रकार इनको अपने मार्शल से जो ट्रैफिक संचालन करना है जिससे कम से कम असुविधा हो, यहाँ पर धूल ना उड़े, इसके लिए नेटिंग करना, मिस टावर बनाना, इस प्रकार की चीज़ों के निर्देश दिए गए हैं। और कार्य अपना जब भी चले तो जो सर्विस लेन रहती है उस पर भी कई जगहों पर पैच रिपेयरिंग की आवश्यकता है, डामर करने की आवश्यकता है, जिससे जो गाड़ियाँ वहाँ चल रही हैं उसका ट्रैफिक फ्लो जो स्मूथ रहे। तो इन्हीं सब के निर्देश दिए गए हैं। हम लोग अब आने वाले दिनों में इनकी समीक्षा करेंगे, फॉलो करेंगे और ये फ्लाईओवर जल्द से जल्द पूर्ण हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, लेट चल रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कितनी जल्दी इन सबको पूरा कर सकें, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें कई तरह के रिमूवल करने की ज़रूरत है, जो कि आज हम लोग ने तय भी किया। इनको रिमूव करके कहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ उनका वैकल्पिक स्थान बनाएंगे, वो सब पे चर्चा भी हुई है। यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधि और सभी जो आमजन शामिल भी हुए हैं, तो इस पर फैसले हुए हैं और हम लोग इसी प्रकार से आगे इसमें बढ़ेंगे। और जब ये सारे रिमूवल हो जाएंगे तो मेरा मानना है कि इसको चीज़ें तेज़ी से काम हो जाएंगे। करोड़पति भिखारी पकड़ा गया है, वो उसके पास इतनी संपत्ति होने के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जबलपुर में हिंदू एकता का विराट प्रदर्शन संघ की वस्ती समितियों ने आयोजित किया विशाल हिंदू सम्मेलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वस्ती समितियों द्वारा आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन ने पूरे क्षेत्र में सामाजिक समरसता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। यह भव्य आयोजन चंद्रशेखर वार्ड, रांची, जबलपुर तथा महर्षि दयानंद चौक, रसल चौक, बस्ती, जबलपुर में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति, युवा, वरिष्ठ नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गरिमामय उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, संस्कार, राष्ट्रभाव और सामाजिक जागरूकता को मजबूत करना रहा। सम्मेलन में वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हिंदू समाज को संगठित रहकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने संस्कार, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझें और समाज के लिए सकारात्मक कार्य करें। कार्यक्रम स्थल पर देशभक्ति के नारों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और अनुशासित सहभागिता ने पूरे वातावरण को ऊर्जावान और प्रेरणादायक बना दिया।
आयोजन के दौरान सामाजिक सौहार्द, सेवा भाव और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। स्थानीय नागरिकों ने भी सम्मेलन की खुले दिल से सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन समाज को सही दिशा देने का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर जबलपुर में आयोजित यह विशाल हिंदू सम्मेलन न केवल सफल रहा बल्कि समाज को जोड़ने वाला एक मजबूत संदेश भी दे गया। रामनारायण नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब इंदौर के पानी की शुद्धता की जांच करेंगे कांग्रेसी। शहर की गलियों में घूमेगा कांग्रेस का जल रथ। पानी के सैंपल लेकर चलित लैब की जांच की जाएगी। दूषित पानी मिलने पर नगर निगम को शिकायत की जाएगी। इंदौर में नर्मदा के पानी की शुद्धता को लेकर अब राजनीति तेज हो चुकी है। भागीरथपुरा में सामने आई दूषित पानी की शिकायतों के बाद कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। अब पानी की जांच के लिए शहर की गलियों में कांग्रेस का जल रथ घूमेगा। इंदौर शहर के कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल जल परीक्षण लैब तैनात की जाएगी। यह लैब जल प्रदाय के दौरान अलग अलग इलाकों से पानी के सैंपल लेकर मौके पर ही जांच करेगी। इस चलित लैब में पानी की जांच पूरी तरह रैंडम होगी और अगर कहीं पानी की गुणवत्ता में गड़बड़ी पाई गई तो इसकी शिकायत सीधे नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से की जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि इस पहल का मकसद जनता को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। कांग्रेस ने साफ किया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश के मुताबिक जल रथ का यह अभियान जल्द शुरू होगा और शहर भर में जल गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जाएगी। बाइट चिंटू चौक से शहर कांग्रेस अध्यक्ष। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस अभियान के शहरवासियों को शुद्ध जल मिलता है या नहीं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का संकल्प है कि इंदौर के हर परिवार को एक गिलास साफ स्वच्छ पानी मिले, ताकि किसी की भी जान जो भागीरथपुरा में कांड हुआ है ना जाए। हमारा संकल्प है कि हम नगर निगम को मजबूर कर दें कि वो लोगों को साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध। उसी के साथ साथ लोगों को जागृत करना है, जागरूक करना है, ताकि कोई गंदा पानी ना पिए। इसी को लेकर हर विधानसभा में एक लैब, गाड़ी के ऊपर एक लैब बनाने की तैयारी चल रही है, जो हर विधानसभा के हर वार्ड में जाएगी, मोहल्ले में जाएगी और वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, वहाँ का पानी चेक करेंगे कि पानी पीने योग्य है कि नहीं। हम किसी भी कंडीशन में अब कोई नया भागीरथपुरा नहीं बनने देंगे। शिकायत भी लेंगे इसमें कि सिर्फ पानी की टेस्टिंग होगी? जी, शिकायत भी लेंगे और उस सारी की सारी शिकायतें इकट्ठे करके ये नगर निगम जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनको मजबूर कर देंगे काम करने के लिए। कब से शुरू होगा ये रथ? मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंडे से इसकी हम शुरुआत करेंगे और ये सतत रूप से कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, सतत रूप से लंबे समय तक चलेगा जब तक इंदौर शहर की व्यवस्थाएं माकूल ना हो जाए। देखो मेरी बात सुनो, जिस आदमी को बनाया ना, उस आदमी की कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है नहीं, उससे पुरानों की जिम्मेदारी बहुत है क्या। अब आदमी महीने भर हुआ नहीं था बलि का बता। इसमें देखा जाए तो एक्चुअल में मंत्री हो गए, सबसे पहले पार्षद को हटवा देना चढ़ा देते हैं। अच्छा दूसरा समझ लो, अब महापौर ने बोला कि राहुल गांधी जी ने आज हमको शर्म आना चाहिए हमको कि तुम्हारे मुख्यमंत्री वहाँ भागीरथपुरा नहीं गए आज तक। राहुल गांधी जी तो नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साईं वेलनेस क्लिनिक का भव्य उद्घाटन। माता रानी के जागरण से भक्तिमय हुआ क्षेत्र। दूरदर्शी लोकतंत्र रईस खान। वसई नाला सोपारा प्रतिनिधि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देने की दिशा में साईं वेलनेस क्लिनिक का भव्य उद्घाटन श्रद्धा और उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल PGDEMS CCH फैमिली फिजिशियन एवं डॉक्टर श्वेता R यादव BHMS MUHS
कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की उपस्थिति में विधिवत रिबन काट कर क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। क्लिनिक उद्घाटन के उपलक्ष्य में माता रानी के पावन जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें माता की आरती, भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं, युवा एवं स्थानीय नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर राहुल ने कहा कि साई वेलनेस क्लिनिक का उद्देश्य क्षेत्रवासियों को सुलभ, किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि आम नागरिकों को बेहतर इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। वहीं डॉक्टर श्वेता आर यादव ने बताया कि क्लिनिक में सामान्य रोगों के उपचार के साथ साथ त्वचा, बाल एवं सौंदर्य संबंधी समस्याओं के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान आयोजन समिति द्वारा अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। माता रानी का जागरण देर रात तक चलता रहा, जिससे श्रद्धालु भक्ति संगीत पर झूमते नजर आए। अंत में माता रानी से क्षेत्रवासियों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। फैसिलिटी रहेंगी जैसे आपको डॉक्टर राहुल ने बोला कि यहाँ पे जनरल ट्रीटमेंट रहेंगे, प्लस कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स रहेंगे, उसके साथ साथ हम लोग फीमेल रिलेटेड ट्रीटमेंट भी देंगे और प्लस चाइल्ड ट्रीटमेंट भी रहेगा। तो ओवरऑल ये क्लिनिक ओवरऑल सब कुछ कवर करेगा, जो भी हम जिसे प्राइमरी केयर बोलते हैं, तो हम प्राइमरी केयर पूरा अवेलेबल रहेगा यहाँ पे। और सर ने जैसे बताया ये 24/7 अवेलेबल भी रहेगा। ऑन कॉल कभी भी नाइट में भी आपको 2 बजे भी तकलीफ होती है, आप कॉल करिए, डॉक्टर आपके घर पे अवेलेबल रहेंगे। क्या किस नाम से खोला जा रहा है ये क्लिनिक? साई वेलनेस सेंटर के नाम से खोला जा रहा है और यहाँ पे जैसे वेलनेस नाम है उसका, तो यहाँ पे वेलनेस एज वेल एज जनरल ट्रीटमेंट दोनों ही अवेलेबल रहेंगे। धन्यवाद। जो है राहुल यादव जी ने जिस तरीके से तरक्की किया और भी हॉस्पिटल की ओपनिंग किया, आप खुद एक डॉक्टर हैं? नहीं सर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक स्कूल में हेडमास्टर की पोस्ट पे काम करता हूँ और मेरा रिटायरमेंट अब 1 साल और रह गया है। और हमारे बच्चों ने बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया है और माता रानी की कृपा रही है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है, या हर पिता के लिए मैं कहूँगा कि हर पिता की पहचान जब उसके बच्चे के नाम से होना तो उसे बहुत गर्व और फक्र होता है। आज मुझे भी बहुत गर्व और फक्र होता है कि मेरी पहचान यहाँ नाला सुपारा में डॉक्टर राहुल यादव और डॉक्टर श्वेता यादव के नाम से होती है कि ये इनके पिताजी हैं या ये इनके पापा हैं। डॉक्टर श्वेता भी मुझे पापा ही कहती हैं और राहुल भी पापा। मेरा डॉक्टर राहुल यादव नाम है। आज जिस हॉस्पिटल का ओपनिंग किया है, क्या नाम है पूरा हॉस्पिटल? साई वेलनेस क्लिनिक है, जो ये क्लिनिक लोगों को स्किन ट्रीटमेंट के लिए और जनरल ट्रीटमेंट के लिए बना हुआ है। डॉक्टर श्वेता यादव हैं, उन्होंने कॉस्मेटोलॉजी और स्किन के ट्रीटमेंट के लिए जो है स्पेशली क्लिनिक ओपन हुआ है। हमारी एक और क्लिनिक है ओम साई क्लिनिक नाम से, जो कि हमको लग रहा था कि हम उसमें वो क्लिनिक हमको छोटी पड़ रही है, इसलिए हमने प्लान किया कि नहीं एक और क्लिनिक ओपन करते हैं मैडम के लिए अलग से। तो इसलिए ये क्लिनिक स्पेशली मैडम के लिए ओपन किया हमने। उसमें स्किन के ट्रीटमेंट के साथ साथ सारे जनरल ट्रीटमेंट होंगे। और हमारा जो ये क्लिनिक है इसमें हम कोशिश करेंगे कि 24 आवर्स ट्रीटमेंट देने का। हर कामयाब औरत के आदमी के पीछे किसी ना किसी का औरत का हाथ होता है, तो वो खुशनसीब औरत कौन है? क्या वही डॉक्टर जी हैं आपके? जी, मेरे पिताजी हैं, सबसे बड़ा सपोर्ट और मेरे सर पे हाथ इनका है। उसके बाद ये डॉक्टर श्वेता है, जो कि मेरे साथ बहुत ही सपोर्ट कर रही है हर एक चीज़ में। आज माता का जागरण भी रखा है और काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे यहाँ के लोगों के बारे में आप? जी, मैं यही बोलूँगा कि लोगों का काफ़ी मुझे प्यार मिला, सम्मान मिला है और लोग मुझे काफ़ी प्यार करते हैं। और मैं भी लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं मैं इस क्लिनिक में दे सकूँ। यहाँ के लोगों के लिए क्या सबसे अच्छा व्यवस्था क्या रहेगी आपके हॉस्पिटल? जी, मैं ये क्लिनिक ओपन करने का मकसद मेरा एक ही है, लोगों को कम पैसे में अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। ओके, थैंक यू मैडम। पीलीभीत से बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पीलीभीत जिले के धनारा घाट पर रविवार को बड़ा हादसा हो गया। शारदा नदी में स्नान के दौरान 3 लोग डूब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि एक किशोर की तलाश देर रात तक जारी रही। जानकारी के अनुसार संध्या हजारा निवासी सौरभ और सुमित अपने परिजनों के साथ शारदा नदी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान नदी की गहराई और तेज बहाव का सही अंदाजा न लग पाने से दोनों किशोर अचानक असंतुलित होकर गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। किशोरों को बचाने के प्रयास में अवधेश, शिवम, विश्वास और अमित भी नदी में कूद पड़े। हालांकि शिवम और अमित किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन अवधेश तेज बहाव में फंसकर लापता हो गया। सर्च
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों व स्टीमर की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया। प्रयागराज से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रयागराज थाना लालापुर के अंतर्गत ग्राम सभा चिल्ला में बड़े पैमाने पर दिन रात अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी, लेकिन आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई की भी जाती तो खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जाता है, उसके बाद पुनः मिट्टी खनन का काम जारी हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मिट्टी के खनन से हम लोग धूल युक्त भोजन करने को मजबूर हैं, जिससे हम लोग बीमार भी हो जाते हैं और गाड़ी के रफ्तार के कहर से कई लोग घायल हो चुके हैं। कई लोगों की जान भी चली गई है। इसमें जनता और राजस्व का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि मिट्टी को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है और पृथ्वी मां का सीना चीर कर पर्यावरण और प्रशासन को मिट्टी खनन माफिया द्वारा चुनौती दी जा रही है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? और योगी सरकार के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसमें खनन विभाग, पुलिस विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है और क्या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिला सहकारी बैंक में पदभार ग्रहण समारोह एवं संभाग स्तरीय किसान सम्मेलन कार्यक्रम रविवार को शहर के वीर सावरकर सभागार में आयोजित समारोह में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने अपना कार्यभार संभाला। इस अवसर पर संभाग स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि पहले जहां किसानों को 60,000 रुपए तक का ऋण मिलता था, वहीं अब इसमें 10% की बढ़ोतरी करते हुए 66,000 रुपए का कर दिया गया है। इस मौके पर अतिथियों ने मछली पालन और गाय पालन के लिए KCC ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए। साथ ही कृषि अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए तार फेसिंग और मिनी राइस मिल की स्थापना हेतु मध्यमकालीन ऋण भी प्रदान किए। कार्यक्रम के अंत में बैंक के नवीन कैलेंडर का विमोचन किया गया। आज जगदलपुर के वीर सावरकर भवन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष और श्री उपाध्यक्ष जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की गई है, उनके द्वारा पदभार ग्रहण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग के 7 जिलों के किसान यहाँ पर आमंत्रित हैं और बस्तर जिले से ही लगभग 1,000 किसान यहाँ उपस्थिति दे चुके हैं और बाकी भी सभी जिलों से गाड़ियों में सभी जिलों से यहाँ के किसान आ गए हैं। यहाँ पर इनका पदभार ग्रहण है माननीय दिनेश कश्यप जी का और उपाध्यक्ष। अपना नाम बताइए। मैं चंद्रनाथ यादव हूँ, ग्राम सड़केर का हूँ, जिला बीजापुर, विकास खंड बैरंगढ़, ग्राम पंचायत सड़केर। मैं मिनी राइस मिल के लिए आवेदन किया हूँ खाता बैंक केंद्र बैंक में लोन लेके किसान को हो गया है साहब, अब मिलेगा बोल के बोले हैं, तब आया हूँ। तब देखो अभी थोड़ा ठीक है साहब, पहले थोड़ा ठीक नहीं था, अभी थोड़ा सा सरकार दबा दिया था, अब ठीक है, अभी इतना कोई टेंशन नहीं है, अभी कोई इतना कुछ नहीं है, अब मस्त है। क्या है दाहोद के लोकप्रिय विधायक श्री महेश भाई बुरिया के विभिन्न प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 2 करोड़ 21 लाख रुपए की अनुमानित लागत से नए स्कूल कक्षों का उद्घाटन किया जाएगा। झालोद 130 विधानसभा क्षेत्र भूमि पूजन कार्यक्रम भव्य और उत्साह पूर्वक आयोजित किए गए। इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने की सरकार की पक्की नीति सामने आई।
विधायक महेश भूरिया ने 117 लाख रुपए की लागत से झालोद तालुक के कुमार स्कूल में बनाए गए 10 नए कमरों का उद्घाटन किया। इसके अलावा देवजी के सरस्वानी प्राइमरी स्कूल में 39 लाख रुपए की लागत से 3 नए कमरों के लिए और मोटा पलिया कड़वाल प्राइमरी स्कूल में 65 लाख रुपए की लागत से 5 कमरों के लिए भूमि पूजन किया गया। इस प्रकार कुल 2 करोड़ 21 लाख शैक्षिक विकास कार्य शुरू किए गए और झालोद तालुका में खत्म मुहूर्त का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एमजीआर की जयंती कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। एआईएडीएमके के पूर्व मुख्यमंत्री एवं क्रांतिकारी नेता एमजीआर के 109वीं जयंती के अवसर पर एआईएडीएमके की ओर से वेल्लोर के समीप स्थित सत्तुवाचारी एवं रंगापुरम क्षेत्रों में क्रांतिकारी नेता एमजीआर की प्रतिमा तथा चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात आम जनता को मिठाइयां वितरित की गई तथा अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वेल्लोर महानगर जिला सचिव SRK अप्पू के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर एआईएडीएमके पदाधिकारी गण, पूर्व जिला सचिव मूर्ति, पूर्व नगर पार्षद APL सुंदरम, क्षेत्रीय सचिव CK शिवाजी, चंद्रशेखर, मंडल सचिव विनोद, अधिवक्ता दास श्रीनिवास, क्षेत्रीय सचिव जयशंकर राजेंद्रन, महिला विंग की संगीता, क्षेत्रीय सचिव प्रभारी एआईएडीएमके पार्षदगण, पार्टी पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में आम जनता उपस्थित रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। MCC टेनिस बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच सीतामढ़ी जीता। कप्तान मोहित स्टार को मिला होंडा शाइन SP 125cc। सीतामढ़ी नानपुर हरिनगर के खेल मैदान पर MCC टेनिस बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच का आयोजन किया गया। फाइनल मैच उत्तम 11 सीतामढ़ी व यासिर 11 रेवड़ा के बीच खेला गया। फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए उत्तम 11 सीतामढ़ी ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 202 रन बनाए, जिसमें कप्तान मोहित स्टार ने शानदार 91 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए यासिर 11 रेवड़ा ने 16वें ओवर में 133 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह फाइनल मुकाबले में उत्तम 11 सीतामढ़ी 69 रन से विजयी रहा। उत्तम 11 रेवड़ा के लिए आजाद खान ने 40 गेंद में 76 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार उत्तम 11 सीतामढ़ी के खिलाड़ी मोहित स्टार को मिला, जबकि मैन ऑफ सीरीज का पुरस्कार अरशद खान को साइकिल दिया गया। यासिर 11 रेवड़ा के कप्तान अरशद खान को उपविजेता ट्रॉफी के साथ आयोजक कमेटी द्वारा 41,000 का चेक प्रदान किया गया, जबकि विजेता टीम उत्तम 11 सीतामढ़ी के कप्तान मोहित स्टार को SDO गौरव कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि बम्बम मझौर पंचायत के मुखिया मोहम्मद सऊद, रेवड़ा पंचायत के मुखिया मोहम्मद सफीउल्लाह चमन ने संयुक्त रूप से ट्रॉफी प्रदान किया, जबकि मझौर पंचायत के मुखिया मोहम्मद सऊद ने विजेता टीम के कप्तान मोहित स्टार को अपने निजी सौजन्य होंडा शाइन SP 125cc मोटरसाइकिल दिया। मौके पर उप मुखिया मोहम्मद आशिकी, मोहम्मद सरवर, बाबर अली, राजकुमार अंकित, मिस्टर मोहम्मद कासिम, मोहम्मद उजाले, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद निहाल सहित अन्य मौजूद थे। नानपुर हरिनगर के खेल मैदान पर MCC टेनिस बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच का आयोजन किया गया। फाइनल मैच उत्तम 11 सीतामढ़ी व यासिर 11 रेवड़ा के बीच खेला गया। फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए उत्तम 11 सीतामढ़ी ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 202 रन बनाए, जिसमें कप्तान मोहित स्टार ने शानदार 91 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए यासिर 11 रेवड़ा ने 16वें ओवर में 133 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह फाइनल मुकाबले में उत्तम 11 सीतामढ़ी 69 रन से विजयी रहा। उत्तम 11 रेवड़ा के लिए आजाद खान ने 40 गेंद में 76 रन बनाए, जबकि मैन ऑफ सीरीज का पुरस्कार अरशद खान को साइकिल दिया गया।
यासिर 11 रेवड़ा के कप्तान अरशद खान को विजेता ट्रॉफी के साथ आयोजक कमेटी द्वारा 41,000 का चेक प्रदान किया गया, जबकि विजेता टीम उत्तम 11 सीतामढ़ी के कप्तान मोहित स्टार को एसडीओ गौरव कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि बम्बम मझौर पंचायत के मुखिया मोहम्मद सऊद, रेवड़ा पंचायत के मुखिया मोहम्मद सफीउल्लाह चमन ने संयुक्त रूप से ट्रॉफी प्रदान किया, जबकि मझौर पंचायत के मुखिया मोहम्मद सऊद ने विजेता टीम के कप्तान मोहित स्टार को अपने निजी सौजन्य से होंडा साइन SP 125cc मोटरसाइकिल दिया। मौके पर उप मुखिया मोहम्मद आशकी, मोहम्मद सरवर, बाबर अली, राजकुमार, अंकित मिश्रा, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद उजाले, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वांछित अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने बजवाई डुगडुगी। सोनभद्र के घोरावल थाना क्षेत्र में वांछित अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने डुगडुगी बजवाते हुए मुनादी की कार्रवाई की। पुलिस ने चेतावनी देते हुए आरोपी नियत समय के भीतर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ तो आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उप निरीक्षक राम ज्ञान यादव ने बताया कि अभियुक्त अमित मौर्य पुत्र संतोष मौर्य निवासी ग्राम नौगवा पेड़ थाना घोरावल की तलाश की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने पर माननीय सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो न्यायालय सोनभद्र द्वारा धारा 84 BNSS के अंतर्गत आदेश का जारी की गई थी। उक्त आदेश के अनुपालन में थाना घोरावल पुलिस द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। निरीक्षक अपराध शमशेर यादव और पुलिस बल के साथ अभियुक्त के घर तथा सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर मुनादी कराते हुए न्यायालयीय उद्घोषणा की गई। रिपोर्टर घनश्याम पांडे। सुनो सुनो सुनो, अभियुक्त अमित मौर्य पुत्र संतोष मौर्य निवासी नौगढ़वा पेड़ थाना घोरावल जनपद सोनभद्र, मुकदमा अपराध संख्या 228/25 धारा 64 कोष्ट में 1, 115 कोष्ट में 2, 351 कोष्ट में 2, 137 कोष्ट में 2, 87 व 64 कोष्ट में 2M, 127 कोष्ट में 4 BNS व 3/4 व 5L/6 500 थाना घोरावल जनपद सोनभद्र में वांछित अभियुक्त चल रहा है। माननीय न्यायालय से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 84 BNS की कार्रवाई हेतु नोटिस जारी की गई है। यदि अभियुक्त 30 दिन के अंदर माननीय न्यायालय हाजिर नहीं होता है तो उसकी पूरी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। सुनो सुनो, अभियुक्त अमित मौर्य पुत्र संतोष मौर्य निवासी नौगढ़वा पेड़ थाना घोरावल जनपद सोनभद्र, मुकदमा अपराध संख्या 228/25 धारा 64 115 कोष्ट में 2, 351 कोष्ट में 2, 137 कोष्ट में 2, 87 64 कोष्ट में 2M, 127 कोष्ट में 4 BNS वो 3/4 वो 5L/6 500 थाना घोरावल सोनभद्र में वांछित चल रहा है। माननीय न्यायालय से 84 BNS की कार्रवाई हेतु नोटिस जारी की गई है। अभियुक्त यदि 30 दिन के अंदर माननीय न्यायालय हाजिर नहीं होता है तो उसकी पूरी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोतीपुर में वन विभाग ने कटे पेड़ों को किया जब्त। मोतीपुर थाना के पतना गांव स्थित चमर देवी स्थान मंदिर के समीप अज्ञात चोरों के द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि ग्रामीणों की सजगता के कारण कटे पेड़ को छोड़कर चोर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर स्थानीय वन रक्षी एवं मोतीपुर पुलिस मौके पर पहुंची। कटे हुए पेड़ों को वन विभाग की टीम जब्त कर कोदर कट्टा गांव स्थित अपने कार्यालय ले गई।
वनपाल नवरत्न कुमार झा ने बताया कि सूचना मिली थी कि चोरों के गिरोह हरे वृक्षों की अवैध तरीके से काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि चोरों की पहचान की जा रही है। पहचान होने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोतीपुर में चोरों के द्वारा वन विभाग के अवैध लकड़ी की कटाई जो हुई है उस पर क्या कहेंगे? संज्ञान में आया है, लकड़ी को जब्त किया गया है। जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना यह है कि यहाँ पर क्षेत्र लंबा है और उस स्थिति में वन विभाग की जो हरा पेड़ है प्रतिदिन कटता है और विभाग को कोई संपर्क सूत्र नहीं होने के कारण लोग संपर्क भी नहीं कर पाता है। नहीं तो अभी तक तो फर्स्ट मामला मेरे संज्ञान में आया है जिस पे कार्रवाई की जा रही है। और संपर्क सूत्र जहाँ तक बात है तो मेरा नाम नवरत्न कुमार झा है, वनपाल मोतीपुर सरैया साहबगंज। और संपर्क सूत्र जो है सो 93 041 29 675 है। यदि कहीं भी इस तरह की स्थिति होती है तो हमको डायरेक्ट फ़ोन करें और जानकारी दें ताकि हम कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। इस घटना के बारे में आपको कितने बजे जानकारी हुआ? इस घटना के बारे में 7 साढ़े 7 बजे जानकारी मिली है तो पूरी टीम को जो है सो अलर्ट करके जो है सो घटना स्थल पर भेजा गया है और कार्रवाई की। आपकी उपस्थिति कितने बजे हुई है यहाँ पर? मेरी उपस्थिति जो है सो अभी कितना समय हो रहा है? 2 बज रहा है। हाँ, लगभग घटना से 6 घंटा के बाद आपकी? हाँ, थोड़ा सा दूसरी कार्रवाई एक जो है सो घटना पहाड़ों में भी हुई है अवैध पातन की, तो उसी की जांच में हम थे। तो 2 टीम जो है सो लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई थी, एक पहाड़ों में लगी हुई थी। पौधों की और पेड़ों की रख रखाव और देख रेख के लिए क्या व्यवस्था है आपके विभाग में? उसके लिए कोई वैसा व्यवस्था है नहीं। 3 साल केवल प्रोटेक्शन मिलता है। जो छोटा पौधा हाँ, उसके लिए 3 साल प्रोटेक्शन मिलता है। उसके बाद बाकी हम लोग खुद जो है तो घूम के उसको प्रोटेक्ट करते हैं, देखते हैं। इस एरिया में आपका जो एरिया है, इतनी बड़ी एरिया में कितना लगभग हजारों लाखों पेड़ हैं जो वन विभाग के कोष से जो है वो फल फूल रहे हैं। उसका रख रखाव और देख रेख के लिए क्या व्यवस्था रखे हैं? देख रेख के लिए हर एक क्षेत्र में फॉरेस्ट गार्ड है, वो जो है सो अपने क्षेत्राधिकारी हमेशा भ्रमण गश्ती करते रहते हैं। हम लोग भी जो है सो हमेशा भ्रमण गश्ती करते रहते हैं और कार्रवाई करते रहते हैं। आज जो पेड़ वन विभाग ने जब्त किया है, इसमें क्या ऐसे लोगों का पता चल पाया है कि जो लोग रात को चोरी कर रहे थे, जो चोरी से कटाई कर रहे थे, उनकी कुछ जानकारी मिली है? अभी तक जो है सो बाई पेपर जो है सो फॉरेस्ट गार्ड द्वारा नहीं मिला है। जैसे ही मिलता है सभी अभियुक्त पे जो है तो कार्रवाई की जाएगी। परिचय बताया जाए। नवरत्न कुमार झा, वनपाल मोतीपुर। क्या घटना घटित हुई यहाँ पर? कितने बजे की बात है? 10 बजे रात में पेड़ कटा रहा था। अच्छा, समझे? तो हमको मैंने फोन किया, 2 आदमी हमारा एजेंट चौपा, हम सोए हुए थे तो हम आए वहाँ से, खेते दौड़ते आए राइट 10 बजे में। तो हम बैठ गए वो तार के पेड़, वहाँ से सब खेल हम देख रहे हैं। तब हम लाइट मारे तो आदमी भागने के शुरू किया, समझे? तो रात में किसको आप देखिएगा, किसको चढ़ के पकड़िएगा। गार्ड का ड्यूटी रहता है मेरा, तो हम तो यहाँ मैंने कंटिन्यू रहते, मेरा ही जमीन है जी, मेरा ही आड़ी में कटाया है पेड़। कई पेड़ लगभग कटा है? पेड़ हम गिनती नहीं किए हैं, बाकी हमारा लगभग मैंने 5-7 गो पेड़ कटा गया है हमारे यारी में। अच्छा, तो रात में चोरी की नियत से चोर सब आया था जी। आप आए तो उसके बाद चोर भागा यहाँ से। कितना संख्या रहा होगा चोर का? लगभग 6 गोड़े था। 6 गोड़े था जी। देखे उसको 6 को? हाँ, 6 भागा एकदम, एक बांध धरते मैंने भागने के शुरू किया था, हम चहट के ले गए। अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ गार्ड का ड्यूटी करते हैं, नहीं कर रहे हैं। गार्ड का ड्यूटी फैक्ट्री में? जी। क्या नाम हो गया? संजय राय। ये कौन सा जगह हो गया? ये हमारा अपना जमीन हुआ, जगह भरमोड़ हुआ। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का
जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दुमका रेलवे स्टेशन पर कोयला रैक हटाने की मांग को लेकर चल रहा धरना आज 69वें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। काले कोयला डस्ट से परेशान स्थानीय लोगों का सबब जवाब देने लगा है। सवाल यह है कि आखिर जनता की सेहत से जुड़ा यह मुद्दा कब सुना जाएगा। आइए सीधे चलते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता के पास। झारखंड की उपराजधानी दुमका के रेलवे स्टेशन परिसर में जहां पिछले 69 सप्ताह से लगातार धरना जारी है। सामने आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर बना कोयला रैक और चारों तरफ उड़ता काला डस्ट। यही काला डस्ट आज दुमका की जनता के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। कोयला रैक से उड़ने वाला काला धूल न सिर्फ स्टेशन परिसर को प्रदूषित कर रहा है बल्कि आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियां तक काली पड़ चुकी हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों की सेहत पर इसका कितना गंभीर असर पड़ रहा होगा। 69 सप्ताह हो गए लेकिन ना रेलवे सुन रही है और ना ही सरकार। पूरा स्टेशन काली डस्ट से भरा है, लोग बीमार हो रहे हैं। आखिर जनता की सेहत से ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि 25 जनवरी को धरना 70वें सप्ताह में प्रवेश करेगा और इसी दिन से आंदोलन को और व्यापक रूप देने की तैयारी है। घर घर जाकर लोगों से समर्थन भी जुटाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जनता की परेशानी साफ दिखाई दे रही है तब रेलवे विभाग आखिर क्यों आंख कान और मुंह बंद कर बैठा है। क्या विभाग जनता की पीड़ा के प्रति बहरा और गूंगा बन चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेलवे और प्रशासन की प्राथमिकता सिर्फ राजस्व वसूली तक सीमित रह गई है। जनता की सेहत, पर्यावरण और जीवन पर पड़ रहे असर से किसी को कोई मतलब नहीं। हम लोग रोज ये धूल सांस में ले रहे, बच्चे बुजुर्ग सब परेशान हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं। दुमका रेलवे स्टेशन पर बना कोयला डंपिंग यार्ड अब सिर्फ एक रैक नहीं बल्कि जनता के लिए बीमारी और संघर्ष की वजह बन चुका है। केंद्र और राज्य सरकार से आंदोलनकारियों की साफ मांग है कि कोयला डंपिंग यार्ड को अविलंब यहां से हटाया जाए। दुमका से आशीष। आप लोगों का 69 सप्ताह जो कोयला आंदोलन का होने वाला है पूरा, तो आगे का क्या रणनीति है आप लोग? देखिए, हम लोग तो शुरू दिन से ही हम लोग 2021 से ही स्टार्ट किए हुए हैं, विरोध कर रहे हैं यहाँ पे कि दुमका मेन स्टेशन में कोयला डंपिंग यार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी दुमका छोड़ के कहीं भी पूरे भारतवर्ष में कोयला डंपिंग यार्ड नहीं बना है। मेन रेलवे स्टेशन दुमका पहला ऐसा भारत अमृत स्टेशन है जहाँ पे दुमका में आके कोयला डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे विरोध जता रहे हैं और हम लोग का आने वाले 25/1/2026 को 70 सप्ताह पूरा होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग पूरे दुमका शहर में फूलो झानो चौक से हम लोग रैली स्टार्ट करके पूरे 3 बाजार चौक, डीसी चौक होते हुए दुधानी पूरा एकदम पूरा मार्केट को घूम के हम लोग बताएंगे कि किस तरह से दुमका रेलवे स्टेशन में कोयला डंपिंग यार्ड से यहाँ के आदमी जितना भी वास कर रहे हैं सारे आदमी कितने परेशान हैं और कितना पोल्यूटेड हो रहे हैं, कितना आदमी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। ये सारे चीज़ हम लोग घूम घूम के बताने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। थेनी में कलेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया गया, जिसमें हाथों में मुर्गियां पकड़कर मांग की गई कि पोल्ट्री फार्म प्रोड्यूसर को पालने के लिए 20 रुपए प्रति किलो की मजदूरी दी जाए। जिला तमिलनाडु फार्मर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन की ओर से थेनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने हुए प्रदर्शन में अलग अलग किसान एसोसिएशन के प्रतिनिधि, पोल्ट्री फार्म के मजदूर और किसान शामिल हुए। उन्होंने नारे लगाए और मांग की कि पोल्ट्री फार्म प्रोड्यूसर को 20 रुपए प्रति किलो की मजदूरी दी जाए और हाथों में मुर्गियां पकड़ी। इसके अलावा तमिलनाडु फार्मर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के फाउंडर मुर्गा सामी और अन्य लोगों को रिहा कराने की मांग की गई, जिन्होंने पोल्ट्री फार्म के लिए जबरन चूजों को मारने वाली प्राइवेट कंपनियों की गतिविधियों को रोकने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। रीजनल कॉर्पोरेस्पोंडेंट क्याशिक अली, डिंडीगुल, तमिलनाडु से। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नर्रा बना गोंडवाना एकता का केंद्र, भविष्य की रूपरेखा तय। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के ग्राम नर्रा, थाना बालोद में आयोजित गोंडवाना महासभा का वार्षिक सम्मेलन
सामाजिक चेतना और एकता का सशक्त उदाहरण बना। सम्मेलन में समाज की वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर गंभीर मंथन हुआ। वक्ताओं ने कहा कि समाज को अब अपनी राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक हिस्सेदारी के लिए संगठित संघर्ष करना होगा। शिक्षा को समाज की रीढ़ बताते हुए हर घर तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन में यह भी कहा गया कि अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बचाने बिना विकास संभव नहीं, इसलिए नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया। नर्रा में हुआ यह सम्मेलन गोंडवाना समाज के लिए दिशा तय करने वाला साबित हुआ। आज का जो कार्यक्रम है वार्षिक अधिवेशन है। यह जो अधिवेशन नियमित होता है और चक्री सिस्टम में अलग अलग स्थान पे किया जाता है। मुख्यालय वैसे बालोद है, फिर भी हम बालोद अंतर्गत ग्राम नर्रा में कर रहे हैं। और यहाँ पे वार्षिक अधिवेशन के अंतर्गत हमारे जो यूनिटी है हमारे निम्न स्तर में या ग्रामीण स्तर में पहुँचना चाहिए और गोंडवाना समाज का जो भी क्रियाकलाप है उसको जानना चाहिए। यहाँ पर आने से सांस्कृतिक विचार के साथ साथ संवैधानिक विचार भी होता है और हम आने वाला वर्ष में एक नया प्रोग्राम और करने वाला है। वैसे हमारा मुख्य प्रोग्राम 3 होता था, वार्षिक अधिवेशन, विश्व आदिवासी दिवस, रानी दुर्गावती बलिदान दिवस, लेकिन चौथा प्रोग्राम होने वाला है पेशा कानून दिवस। 24 दिसंबर को हम लोग मनाएंगे, जिसका संदेश भी यहाँ हम लोग दे दिए हैं और आने वाला समय में ऐसा ही आयोजन करेंगे। जय जोहार, जय सेवा। गोंडवाना महासभा के आमंत्रण में मैं आया था। आज सभी यहाँ पर माता बहनों के दर्शन पाकर मैं अभिभूत हूँ और पूरे मानव समाज को संगठित कैसे करना चाहिए उसका संदेश देने का काम गोंडवाना सभा करता है और उससे बहुत सारी चीज सभी समाज के लोगों को सीखना चाहिए और खास करके यहाँ की माता बहनों का जो समर्पण है समाज का, वो सभी समाज के लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पनागर जबलपुर से बड़ी खबर। पनागर में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जहां मातृशक्ति के साथ समस्त सनातनी हिंदू समाज एकजुट होकर समरसता और एकता का संदेश देता नजर आया। कार्यक्रम का शुभारंभ साध्वी श्री विभानंद गिरी दीदी प्रज्ञा धाम कटंगी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सनातनी समाज के लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य निर्मला नायक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष परिवर्तन विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण, परिवार प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य और आत्मनिर्भरता को आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया और समाज से सकारात्मक बदलाव की अपील की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बौद्धिक प्रमुख उमेश मिश्र ने उपस्थित जनसमूह को हम सभी हिंदू हैं का सामूहिक संकल्प दिलाया और समाज में आपसी भाईचारे को मजबूत करने पर जोर दिया। सम्मेलन के दौरान आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और नाटकी का मंच भी किया गया, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय और प्रेरणादायी बना दिया। कार्यक्रम में पनागर विधायक सुशील इंदु तिवारी, माया इंदु तिवारी सहित बड़ी संख्या में सनातनी समाज के लोग उपस्थित रहे। का संदेश दे रहे हैं पूरे भारत में शताब्दी वर्ष पूरा होने पर, ताकि सभी हिंदू एक हो, एक साथ चले और ऋग्वेद का वो मंत्र को हम शाश्वत उसके दर्शन करें, कोई दुखी ना रहे, सब सुखी हो और एक साथ राष्ट्र की एकता अखंडता के। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गोहलपुर पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 10 चोरी की दोपहिया गाड़ियां बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि थाना गोहलपुर की टीम पेट्रोलिंग पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि लेमा गार्डन स्कूल के पास एक युवक के किसी वारदात की नीयत से घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां स्कूटी पर बैठे युवक को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपना नाम मोहम्मद इमरान चीपा निवासी हड्डी गोदाम थाना हनुमान ताल बताया। स्कूटी के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। थाने लाकर की गई सघन पूछताछ में उसने अपने 3 अन्य साथियों
नुरुद्दीन अंसारी, अनिल सिरवास और सोहेल कचेर के साथ मिलकर अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 10 वाहन चोरी करना स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपी के नाम इस प्रकार हैं: मोहम्मद इमरान चीपा, नुरुद्दीन अंसारी, अनिल सिरवास, सोहेल कचेर। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक्टिवा, होंडा साइन, होंडा लीवो, स्प्लेंडर, HF डिलक्स सहित कुल 10 दुपहिया वाहन जब्त किए। जांच में सामने आया कि इन चोरी के मामलों में थाना गोहलपुर, कोतवाली, लाडगंज, आधारताल, ओमती और भोपाल जिले में अपराध दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना गोहलपुर में प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। थाना गोहलपुर अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में गोहलपुर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इन 4 वाहन चोरों से 10 वाहन जो हैं, जिसमें 6 मोटरसाइकिल और 4 मोपेड हैं, ये बरामद किए गए हैं। जो ये 6 चोरी के वाहन हैं, इसमें से 3 वाहन गोहलपुर थाना क्षेत्र से छुड़ाए गए थे, 3 कोतवाली क्षेत्र से, 1 लॉर्डगंज, 1 आधारताल और शेष ओमती और 1 जिला भोपाल के थाना ईटखेड़ी अंतर्गत ये चोरी की गई थी। और लगभग 10 लाख रुपए का ये मशरूका बरामद करने में गोहलपुर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। 4 आरोपी हैं। आरोपियों के नाम है मोहम्मद इमरान, ये निवासी है हनुमानताल का, नुरुद्दीन अंसारी, ये गाजीनगर गोहलपुर का निवासी है, अनिल श्रीवास, ये आधारताल का निवासी है, और सोहेल कोचर, ये भी आधारताल का निवासी है। इन चारों को गिरफ्तार किया गया। 10 लाख रुपए की कीमत के ये वाहन हैं जो बरामद किए गए हैं, जिसमें 6 मोटरसाइकिल हैं और 4 मोपेड। देखिए, ये जो आरोपी हैं, इनमें से अनिल और नुरुद्दीन अंसारी, इन दोनों का आपराधिक बैकग्राउंड है, और ये चारों जो है ये आपस में मिलकर गिरोह बनाकर इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी, और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रीवा के सच्चा नगर करहाइया में हिंदू सम्मेलन समरसता का संदेश और भव्य भंडारे के साथ हुआ कार्यक्रम संपन्न। रीवा जिले के ग्राम सच्चा नगर करहाइया में हिंदू सम्मेलन एवं समरसता का भव्य कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन में क्षेत्र के सभी हिंदू समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सामाजिक एकता व भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम के आयोजक समाज सेवी शशि कुमार मिश्रा रहे, जिन्होंने इस आयोजन के माध्यम से समाज को जोड़ने और समरसता को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कृष्ण शास्त्री की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके साथ अनेक समाज सेवी, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन भव्य भंडारे के साथ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में दीपू द्विवेदी, विष्णु नारायण तिवारी, मनोज शुक्ला, रिंकू शुक्ला सहित कई प्रमुख कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जिनकी मेहनत से यह कार्यक्रम ऐतिहासिक बन सका। कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ देखने को मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि समाज में ऐसे आयोजनों के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। पूरे माहौल में अनुशासन, श्रद्धा और एकता की झलक साफ दिखाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी, और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दुआरी की धरती पर खेल का महाकुंभ, 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल लीग का भव्य समापन। नरसिंहपुर बना चैंपियन। रीवा जिले के दुआरी गांव स्थित ऐतिहासिक सरपटहा मैदान में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल लीग प्रतियोगिता का आज भव्य और यादगार समापन हुआ। खेल प्रेमियों से खचाखच भरे मैदान में फाइनल मुकाबला प्रयागराज और नरसिंहपुर की टीमों के बीच खेला गया, जहां रोमांच चरम पर रहा। 5 सेट तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में नरसिंहपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि सांसद जनार्दन मिश्रा रीवा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती माया सिंह ने की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में इंजीनियर सत्यनारायण पांडे, डिप्टी GM
अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री मैहर के गरिमामय उपस्थिति रही। फाइनल मुकाबले के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता टीम नरसिंहपुर को 10,000 रुपए का तथा उप विजेता टीम प्रयागराज को 7,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। अतिथियों ने खिलाड़ियों के अनुशासन, खेल भावना, उत्कृष्ट प्रदर्शन की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में नारायण मिश्रा, मुनिराज पटेल, तथागत मिश्रा, कबीर लाल, मंत्री पार्टी जितेंद्र मिश्रा, डॉक्टर ज्ञानेश्वर द्विवेदी, MP सिंह, अरुण सिंह, रूबी पटेल, धाधीच अग्निहोत्री, KG शुक्ला, PK शुक्ला, दिलीप सिंह, दिनेश डायमंड, ललन पांडे सहित अनेक जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, खेल हस्तियां और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय कि द्वारिका सरपटहा मैदान पिछले 57 वर्षों से वॉलीबॉल खेल की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक रहा है। यह मैदान अपनी अनुशासित खेल संस्कृति और सुरक्षित आयोजन व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। आयोजन समिति एवं स्थानीय नवयुवक मंडल द्वारा सभी अतिथियों, खिलाड़ियों, पत्रकारों और दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया, जिनके सहयोग से यह आयोजन ऐतिहासिक बन सका। गजब का टूर्नामेंट है। 57 साल से इसी आयोजन का संचालन लगातार करना ये अपने आप में एक आश्चर्य है। खासकर ग्रामीण इलाकों में इस तरह की प्रतिबद्धता खेल के लिए तो प्रेरणा है और मैं समझता हूँ कि द्वारी के इस खेल महोत्सव से पूरे रीवा जिले को प्रकाश मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी और आगे भविष्य में भी ये आयोजन चलता रहे, यही मेरी शुभकामना है। कुछ मांगें भी आई हैं, अब वो अपन बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोटर थाने में पदस्थ लाल सिंह पुलिसकर्मी ब्रजमोहन मिश्रा के साथ अभद्रता करने का वीडियो हुआ वायरल। सतना जिले के कोटर थाना में पदस्थ लाल सिंह डाल 112 में कल रेहटुआ में ब्रजमोहन मिश्रा के साथ अभद्रता कर मारपीट, जिसका चीता जागता प्रमाण आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह पुलिसकर्मी द्वारा खुलेआम डंडे से मारा जा रहा है। मारपीट का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। विशेष सूत्रों की माने तो क्या सतना SP साहब इस वायरल मारपीट की वीडियो की जांच कर मारपीट करने वाले कोटर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई कर पाते हैं कि खाना पूर्ति तक सीमित रह जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फतेहपुर में ट्यूबवेल पर सोने गए किसान की गला रेत कर हत्या, अरहर के खेत में मिला शव, मोबाइल गायब, गांव में भारी आक्रोश। यूपी के फतेहपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां असोथर थाना के टीकर गांव में 13 जनवरी की रात हुई 45 वर्षीय किसान राम सुमेर सिंह की हत्या का खुलासा रविवार को पुलिस ने कर दिया। मृतक की पत्नी रेणु देवी ने समलैंगिक रिश्ते में बाधा बने पति की हत्या की साजिश अपनी पड़ोसन दोस्त मालती देवी के साथ मिलकर रची थी। 60,000 रुपए में हत्या की सुपारी देकर हत्या कराई। पुलिस ने पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी फरार है। बिहार से लेकर प्रमोशन तक SP अनूप सिंह ने बताया कि मालती देवी और रेणु देवी के बीच करीब 1.5 साल से प्रेम संबंध था। दोनों एक दूसरे के साथ स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी। इस रिश्ते की जानकारी जब सुमेर को हुई तो उसने मालती को घर आने और पत्नी से मिलने से सख्ती से मना कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच मिलना जुलना और बातचीत बंद हो गई, जिससे नाराज होकर दोनों ने सुमेर की हत्या की योजना बना ली। पूछताछ में मालती ने बताया कि उसने अपने पुराने परिचित जितेंद्र गुप्ता उर्फ जिद्दी निवासी बहरामपुर थाना थरियाओं से संपर्क कर 60,000 रुपए में हत्या की सुपारी दी थी। रेणु की ओर से 8,000 रुपए नकद एडवांस दिए गए, जबकि बाकी रकम वारदात के बाद देने की बात तय हुई। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। थाना असोथर का टीकर गांव है, जहां पर एक व्यक्ति की गला रेत करके हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस आई है। पूरा घटनाक्रम ये है कि ये सुमेर सिंह है, जिनकी 45 साल उम्र है। ये डेली रात में अपने ट्यूबवेल पर आते थे। यहाँ पे इनका खेत है, ट्यूबवेल है और यहीं पर सोते थे। आज जब सुबह जो है ये वापसी में अपने घर नहीं पहुँचे तो घर वालों ने इनकी तलाश करते हुए ट्यूबवेल की तरफ आए
और रास्ते में जो है इनका शव इनको दिखा। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। तत्काल मौके पर सभी उच्चाधिकारी द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त करके हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही घटना का नाम करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फतेहपुर में माघी अमावस्या पर नौबस्ता गंगा घाट पर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्रपाल सिंह ने सभी घाटों का निरीक्षण किया। गोताखोरों की तैनाती हुई। खागा क्षेत्र अधिकारी दुर्गेश दीप, थाना सुल्तानपुर खोज प्रभारी तेज बहादुर सिंह चंदेल, नौबस्ता चौकी इंचार्ज बुद्धिमान सिंह और पुलिस फोर्स ने नौबस्ता घाट और मेले में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद दान पुण्य भी किया। जो बच्चे स्नान कर रहे हैं वो बाहर निकल जाए, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के स्नान कराए।